नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। फिर से स्वागत है आपका मिशन 2020 कंपटीशन क्लासेज कानपुर में। देखिए दोस्तों, आज हम जो आपके सामने टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय एकीकरण व राज्य पुनर्गठन। राष्ट्रीय एकीकरण से मतलब ये है दोस्तों कि जो ब्रिटिश भारत था हमारा, यानी कि जब तक हमारे देश पर अंग्रेज़ों का शासन था, उसके बाद दोस्तों माउंटबेटन योजना के तहत 3 जून 1947 जो योजना थी उसके तहत 18 जुलाई 1948 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया दोस्तों। और उसी के तहत भारत को विभाजित किया गया भारत और पाकिस्तान में। तो उस समय अगर हम देखें दोस्तों तो हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या थी राष्ट्रीय एकीकरण की, यानी भारत संघ जो कि देशी रियासतों में बिखरा हुआ था, उनको किस तरीके से एकजुट किया जाए, कैसे उसका एकीकरण किया जाए, इस प्रकार की कुछ परेशानियां हमारे सामने थी। तो देखिए दोस्तों, उसके बारे में ही हम आज बात करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय एकीकरण की, तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि उस समय जब ब्रिटिश भारत था तो भारत 2 भागों में विभाजित था दोस्तों। एक को कहा जाता था ब्रिटिश भारत दोस्तों, और एक को कहते थे दोस्तों देशी रियासतें। और ये देशी रियासतें जो थी, ये उस समय अगर हम बात करें तो कुल इनकी संख्या हुआ करती थी दोस्तों 565, जिनमें से अगर हम बात करें तो 552 भारतीय भौगोलिक क्षेत्र में हुआ करती थी दोस्तों। तो इस प्रकार की कुछ बातें थी। अब हमारे सामने यही समस्या थी कि इन रियासतों को किस प्रकार से भारत संघ में शामिल किया जाए, किस प्रकार से इनको भारत संघ में मिलाया जाए। देखिए दोस्तों, जो हमारी जो अंतरिम संसद थी उसने 25 जून 1947 को ये घोषणा की कि रियासतों का एकीकरण करना है तो इसके लिए एक अलग से विभाग बनाना पड़ेगा, और उस विभाग का नाम होगा दोस्तों रियासती विभाग। अब देखिए दोस्तों, 5 जुलाई 1947 को दोस्तों अंतरिम संसद के आदेश निर्देश अनुसार 5 जुलाई 1947 को दोस्तों रियासती विभाग की स्थापना की गई। रियासती विभाग की क्या की गई दोस्तों? स्थापना की गई। और रियासती विभाग का जो अध्यक्ष बनाया गया दोस्तों, वो अध्यक्ष बनाया गया वल्लभ भाई पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और इसका जो सचिव, यानी कि देशी रियासतों के बारे में जो अधिकतर जानकारी रखते थे वो रखते थे बीपी मेनन। बीपी मेनन को इनका सचिव या सलाहकार बनाया गया। तो देखिए दोस्तों, अगर हम यूँ कहें कि राष्ट्रीय एकीकरण में भारत संघ के निर्माण में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन के द्वारा निभाई गई थी, क्योंकि ये 2 व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने भारत संघ का एकीकरण किया, राष्ट्र का एकीकरण किया। अब देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं 3 जून 1947 की, तो देखिए दोस्तों 3 जून 1947 को ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा एक योजना प्रस्तुत की गई, जिसे 3 जून योजना या पर हम कहें माउंटबेटन योजना के नाम से जानते हैं। देखिए दोस्तों, इस योजना के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो इस योजना के आधार पर भारत का विभाजन हुआ, भारत का विभाजन होना तय हुआ। और 18 जुलाई 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया और
भारत का 2 अधिराज्यों में विभाजन किया गया, भारत व पाकिस्तान। भारत व पाकिस्तान। अब देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं तो जो देसी रियासतें थी, अगर उनके बारे में हम बात करें तो देसी रियासतें दोस्तों नरेंद्र मंडल के रूप में संगठित होती थी। किसके रूप में संगठित होती थी दोस्तों? नरेंद्र मंडल के रूप में संगठित होती थी। और इस नरेंद्र मंडल के अध्यक्ष की बात करें तो दोस्तों इसका जो अध्यक्ष था उस समय, तत्कालीन अध्यक्ष की बात करें तो उस समय थे हमीदुल्ला खां। हमीदुल्ला खां यानी कि ये भोपाल के नवाब थे। कहाँ के नवाब थे दोस्तों? भोपाल के नवाब। कौन? हमीदुल्ला खां। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही भारत विभाजन हुआ उस समय भारत के सामने सबसे बड़ी समस्या कि देशी रियासतों का एकीकरण किस प्रकार से किया जाए। इस समय रियासतों के सामने 3 ऑप्शन रखे गए। एक ऑप्शन तो ये था दोस्तों कि भारत संघ में कोई रियासत शामिल हो सकती है, चाहे तो भारत संघ में शामिल हो जाए और चाहे तो वो पाकिस्तान में शामिल हो जाए और चाहे तो वो अपने आप को स्वतंत्र भी रख सकती थी। परंतु इसके लिए 2 शर्त थी कि अगर किसी रियासत को स्वतंत्र रहना है तो उसको 2 शर्तों को पूरा करना होगा। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो वो 2 शर्त थी। एक तो उस रियासत की जनसंख्या होनी चाहिए 10 लाख। रियासत की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 10 लाख। और दूसरी जो शर्त थी उसकी बात करें तो उसकी जो वार्षिक आय है वो होनी चाहिए 1 करोड़ वार्षिक आय। क्या होनी चाहिए दोस्तों? एक तो 10 लाख की जनसंख्या और 1 करोड़ वार्षिक आय। तो ये 2 शर्तों को पूरा करने पर ही कोई भी रियासत अपने आप को स्वतंत्र रख सकती थी। अब देखिए दोस्तों, आगे अगर हम बात करते हैं, आगे दोस्तों अगर हम बात करते हैं देखिए दोस्तों 25 जुलाई 1947 को माउंटबेटन जो थे उन्होंने, वायसराय माउंटबेटन, इन्होंने क्या किया? दिल्ली में नरेंद्र मंडल का एक क्या बुलाया दोस्तों? सम्मेलन बुलाया। क्या बुलाया दोस्तों? सम्मेलन। नरेंद्र मंडल में सभी देशी रियासतों के राजा इस सम्मेलन में भागीदार बने, शामिल हुए। और इस सम्मेलन में माउंटबेटन ने सभी रियासती राजाओं को सलाह दी कि वो अपने रियासत का विलय भारत संघ में करें। इस बात को लेकर के माउंटबेटन ने 2 प्रकार के प्रपत्र तैयार करवाए थे। और दोस्तों वो 2 प्रकार के प्रपत्र कौन कौन से थे? देखिए, एक तो था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, और दूसरा था दोस्तों स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। अब देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक प्रकार का विलय पत्र था दोस्तों। क्या था? विलय पत्र। यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करके किसी भी रियासत का राजा या शासक हस्ताक्षर करके अपने रियासत का विलय भारत संघ में कर सकता था। दूसरा जो प्रपत्र था वो एक तरह से समझौता पत्र था। यानी कि हम कहें कि कोई भी रियासत
स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करके अपनी यथास्थिति बनाए रख सकती थी। यथास्थिति का मतलब अपने आप को स्वतंत्र बनाए रख सकती थी। इस प्रकार के दो प्रपत्र माउंटबेटन द्वारा नरेंद्र मंडल के सम्मेलन में तैयार करवाए गए थे। देखिए दोस्तों, भारत विभाजन तक यानी कि भारत देश की आज़ादी तक अगर हम बात करें 15 अगस्त 1947 से पहले की अगर हम बात करते हैं तो 15 अगस्त 1947 तक लगभग सभी रियासतों ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत संघ में मिलना स्वीकार किया। अगर हम यूँ कहें कि सारी रियासतें लगभग यानी कि 565 में से लगभग हम बात करते हैं दोस्तों 562 रियासतें लगभग अगर हम बात करें तो भारत संघ में शामिल हो चुकी थी। केवल 4 रियासतें, वैसे तो बात करते हैं तो 3 रियासतें, मगर देखिए दोस्तों एनसीईआरटी की जो बुक हमारी चलती हैं उसमें एक स्थान पर मणिपुर रियासत को भी अंतिम रूप से भारत संघ में शामिल होना बताया गया है। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर 4 रियासतों का जिक्र करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों हैदराबाद, और उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों जूनागढ़, उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं मणिपुर। ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर की तो उस समय जम्मू कश्मीर के राजा हुआ करते थे हरि सिंह, जो कि हिंदू थे। और जम्मू कश्मीर की जितनी भी जनता थी, अगर हम देखा जाए तो मुस्लिम जनसंख्या थी, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था। और ये जो जम्मू कश्मीर जो रियासत थी ये अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहती थी और इसने आपको स्वतंत्र घोषित भी कर दिया था। और इसे भारत के सॉरी दोस्तों, और जम्मू कश्मीर के जो शासक थे तो दोस्तों वो कौन थे? हरि सिंह। मगर देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं जैसे ही भारत देश आज़ाद हुआ और आज़ाद होने के तुरंत बाद ही पाकिस्तान ने हमेशा ये दावा किया कि जम्मू पाकिस्तान का हिस्सा है। इसलिए इस बात को लेकर पाकिस्तान ने अंदरूनी रूप से जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करना शुरू कर दिया। इस बात को लेकर के हरि सिंह बड़े चिंतित हुए और उन्होंने मजबूरी बस 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके अपनी रियासत को भारत संघ में मिला लिया। तो देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर कब मिली थी? 26 अक्टूबर 1947 को भारत संघ में शामिल हुई। किसके आधार पर हुई दोस्तों? विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके। हम यूँ कहें इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन नामक जो प्रपत्र था उस पर हस्ताक्षर करके शामिल हुई थी। आगे दोस्तों अगर हम बात करते हैं हैदराबाद की, तो हैदराबाद के शासक उस समय हुआ करते थे दोस्तों निजाम उस्मान अली। कौन हुआ करते थे दोस्तों? निजाम उस्मान अली। और निजाम उस्मान अली नहीं चाहता था कि हैदराबाद रियासत भारत संघ में शामिल हो। तो निजाम उस्मान अली को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वार्ता के लिए अपने पास बुलाया, उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया दोस्तों। फिर भी निजाम उस्मान अली के नहीं मानने पर अंततः सरदार वल्लभ भाई पटेल को सैनिक कार्रवाई करनी पड़ी। तो देखिए दोस्तों, निजाम उस्मान अली के खिलाफ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सैनिक कार्रवाई यानी कि ऑपरेशन पोलो चलाया दोस्तों। और ऑपरेशन पोलो चलाया तो देखिए 13 सितंबर की अगर बात करते हैं, 13 सितंबर 1948 की अगर हम बात करें तो दोस्तों हैदराबाद के निजाम ने या फिर हम कहें उसकी सेना ने हमारे भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। और 17 सितंबर 1948 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके हैदराबाद को भी
सैनिक कार्रवाई के तहत या फिर हम यूँ कहें पुलिस कार्रवाई के तहत भारत संघ में मिलाया गया। आगे देखिए हम बात करते हैं दोस्तों जूनागढ़, और जूनागढ़ वर्तमान में दोस्तों अगर हम कहें तो कहाँ पर है, गुजरात में। तो जूनागढ़ की अगर बात करें तो यहाँ के शासक, तत्कालीन शासक हुआ करते थे उस समय महावत खां। कौन हुआ करते थे दोस्तों, महावत खां। कौन हुआ करते थे दोस्तों, महावत खां। देखिए अगर हम बात करते हैं महावत खां की, तो इसके एक दीवान थे शाहनवाज भुट्टो। कौन थे दोस्तों, महावत खां के दीवान या प्रधानमंत्री अगर हम कहें तो कौन थे, शाहनवाज भुट्टो। तो शाहनवाज भुट्टो ने महावत खां से कहा कि हम कभी भी भारत संघ में शामिल नहीं होंगे, अपने रियासत का विलय हम किस में करेंगे, पाकिस्तान में करेंगे। परंतु देखिए दोस्तों जूनागढ़ की जो जनता थी वो हिंदू बाहुल्य थी। जूनागढ़ की जनता भारत संघ में मिलना चाहती थी, इसलिए दोस्तों वहाँ पर जनमत संग्रह कराया गया। क्या कराया गया दोस्तों, जनमत संग्रह। तो देखिए दोस्तों अगर हम बात करते हैं जनमत संग्रह किसे कहा जाता है, जब किसी मुद्दे पर जनता की राय ली जाती है दोस्तों तो उसे कहा जाता है जनमत संग्रह, यानी कि हम यूँ कहें रेफरेंडम, है ना। तो देखिए दोस्तों जनमत संग्रह के आधार पर जूनागढ़ रियासत को भारत संघ में मिलाया गया था। और सबसे अंत में अगर हम बात करते हैं मणिपुर रियासत की, तो मणिपुर रियासत को दोस्तों 21 सितंबर 1949 को 21 सितंबर 1949 को भारत संघ में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके मिलाने पर सहमति बनी। और दोस्तों 15 अक्टूबर 1949 को मणिपुर को भारत संघ का अंग मान लिया गया। तो देखिए इस प्रकार से दोस्तों हमारे जो राष्ट्र का एकीकरण हुआ। अब अगर हम बात करते हैं दोस्तों आगे राज्यों के पुनर्गठन की, तो देखिए दोस्तों अब हम बात करते हैं आपके सामने राज्यों के पुनर्गठन की। देखिए दोस्तों थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, मगर वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि इस एक वीडियो से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में लगभग 1-2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए दोस्तों आपको वीडियो को अंत तक देखना है। अब बात करते हैं दोस्तों राज्यों के पुनर्गठन की। देखिए दोस्तों राज्यों के पुनर्गठन की हम बात करें तो सबसे पहले कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ 1920 में, नागपुर अधिवेशन। क्या हुआ दोस्तों, 1920 में नागपुर अधिवेशन किसका दोस्तों, कांग्रेस का। ठीक है दोस्तों, जिसकी अध्यक्षता करने वाले थे चक्रवर्ती विजय राघवाचार्य। अध्यक्षता की थी दोस्तों चक्रवर्ती विजय राघवाचार्य। अध्यक्षता किसने की है दोस्तों, चक्रवर्ती विजय राघवाचार्य। तो देखिए अगर दोस्तों हम बात करते हैं तो सर्वप्रथम 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात को स्वीकार किया गया था। क्या किया गया था दोस्तों, भाषाई आधार पर, यानी भाषा के आधार पर क्या किया जाएगा, आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। क्या किया जाएगा दोस्तों, राज्यों का पुनर्गठन। परंतु दोस्तों देखिए हमारे जो प्रशासक थे, या पर हम क्यों कहें कि हमारे जो राजनेता थे, वो नहीं चाहते थे कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं ऐसा करने से राष्ट्र की सुरक्षा, एकता और संप्रभुता को कहीं खतरा पैदा ना हो जाए, देश का वित्तीय या फिर हम यूँ कहें कि सांस्कृतिक जो एकता है वो कहीं भंग ना हो जाए। तो इस प्रकार की कुछ बातें हमारे सामने थी। परंतु देखिए दोस्तों
उस समय संविधान सभा के जो सदस्य थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगर हम बात करते हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में एक कमेटी, एक आयोग का गठन करवाया और उस आयोग का नाम था दोस्तों एस.के. धर आयोग। कौन सा आयोग था दोस्तों? एस.के. धर आयोग। और एस.के. धर आयोग का जो गठन किया गया था दोस्तों, वो किया गया था 17 फरवरी 1948 को। तो देखिए दोस्तों, एस.के. धर आयोग का गठन किया गया और एस.के. धर आयोग ने भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। क्या किया दोस्तों? इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को क्या कर दिया दोस्तों? अस्वीकार कर दिया। देखिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं। अगर दोस्तों आगे हम बात करें, एस.के. धर आयोग के पश्चात एक कमेटी गठित की गई और इस कमेटी का नाम था जे.बी.पी. समिति। राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में दोस्तों एक कमेटी गठित की गई, जे.पी.बी. समिति, जे.बी.पी. समिति। कौन सी समिति गठित की गई थी दोस्तों? जे.बी.पी. समिति। और ये भी समिति गठित की गई थी दोस्तों 1948 में। ठीक है दोस्तों, ये जो समिति थी, अगर इसमें हम बात करते हैं जे की, तो जे से मतलब था दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी। ओके। अगर हम बात करें वी से, तो दोस्तों इससे मतलब था वल्लभ भाई पटेल। और आगे हम दोस्तों पी से बात करें तो इससे मतलब था पट्टाभी सीतारमैया। ये 3 व्यक्तियों की एक समिति गठित की गई। और देखिए दोस्तों, इस समिति ने भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को इसने भी क्या कर दिया दोस्तों? अस्वीकार कर दिया कि हम राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं कर सकते। परंतु देखो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं दक्षिण भारत में तेलुगु भाषी जो लोग थे, उन्होंने भाषा के आधार पर पुनर्गठन की मांग को लेकर अपने आंदोलन को तेज कर दिया। और देखिए दोस्तों, एक आंदोलनकर्ता थे जिसका नाम था पोट्टी श्री रामुल्लू। क्या नाम था दोस्तों? पोट्टी श्री रामुल्लू। तो पोट्टी श्री रामुल्लू जो थे दोस्तों, इन्होंने 56 दिन तक भूख हड़ताल की। कितने दिन तक भूख हड़ताल की दोस्तों? 56 दिन तक भूख हड़ताल की। और 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं, तो पोट्टी श्री रामुल्लू की क्या हो गई दोस्तों? मृत्यु हो गई 15 दिसंबर 1952 को। 15 दिसंबर 1952 को पोट्टी श्री रामुल्लू की क्या हो गई दोस्तों? मृत्यु हो गई। अब इस मृत्यु से जो आंदोलन चल रहा था वो और ज़्यादा उग्र हो गया, संघर्षशील हो गया, हिंसात्मक रूप में परिवर्तित हो गया। तो दोस्तों मजबूरन भारत सरकार ने, उस समय नेहरू जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे दोस्तों, तो मजबूरन नेहरू जी के द्वारा दिसंबर 1952 को की अर्धरात्रि को आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर राज्य बनाने की घोषणा करनी पड़ी। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं 1 अक्टूबर 1953 की, तो देखिए दोस्तों अगर भारत में प्रथम भाषाई राज्य जो बना, भाषा के आधार पर गठित राज्य जो बना, वो था दोस्तों आंध्र प्रदेश। देखिए दोस्तों 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश
को भाषा के आधार पर गठित किया गया और ये भारत का प्रथम राज्य था जो कि भाषा के आधार पर गठित किया गया था। अब देखिए दोस्तों, इसके आगे हम बात करते हैं। इसी प्रकार से भारत देश के अन्य क्षेत्रों से भी ये मांग उठने लगी। हर भाषा के लोग भाषाई आधार पर दोस्तों राज्यों के पुनर्गठन की मांग करने लगे। इसलिए दोस्तों हमारे जो सरकार थी उस समय, तत्कालीन सरकार ने एक राज्य पुनर्गठन आयोग या फिर हम यूँ कहें, इसे कह सकते हैं फजल अली आयोग। क्यों कह सकते हैं दोस्तों? क्योंकि इसके 3 व्यक्ति सदस्य थे, जिसमें फजल अली ने इस आयोग की दोस्तों क्या की थी? अध्यक्षता। तो देखिए दोस्तों, अगर हम गठन की बात करते हैं इसकी, तो इसका गठन हुआ दोस्तों 22 दिसंबर 1953। आगे हम दोस्तों सदस्यों की बात करें तो दोस्तों इसके एक सदस्य तो थे डॉक्टर फजल अली। फजल अली दोस्तों क्या थे? इस आयोग के अध्यक्ष थे। तो फजल अली की अध्यक्षता में ही ये राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 गठित किया गया। दूसरे सदस्य थे दोस्तों हरदेनाथ कुंजरू। तीसरे सदस्य का नाम था दोस्तों, अगर हम बात करते हैं के.एम. पणिक्कर। तो इस प्रकार से दोस्तों हम बात करें 3 सदस्यीय फजल अली आयोग का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता फजल अली ने की थी। 2 सदस्य थे दोस्तों हरदेनाथ कुंजरू और के.एम. पणिक्कर। देखिए दोस्तों, इस आयोग ने अगर हम बात करें तो अपनी जो रिपोर्ट सौंपी दोस्तों, वो सौंपी 30 दिसंबर 1955 को। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं तो इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की जो बात थी उसको स्वीकार तो कर लिया, परंतु ये कहा गया कि हम राज्यों के भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन तो करेंगे, पर उसमें कुछ अन्य बातों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। अन्य बातें क्या थी दोस्तों? किस प्रकार की अनुशंसा की? देखिए, इसने कहा था कि देश की संप्रभुता और अगर हम बात करें सुरक्षा की, तो उसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। और देखिए दोस्तों, देश की आर्थिक और अगर हम बात करते हैं उसके आर्थिक और वित्तीय प्रशासनिक विकास की, तो वो अवरुद्ध नहीं होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, जन कल्याण पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। और आगे बात की दोस्तों कि जो राज्यों की जो श्रेणियां हैं, यानी कि पहले राज्यों को 4 श्रेणियों में विभाजित कर रखा था दोस्तों, तो राज्यों की श्रेणियों को क्या कर दिया जाए? समाप्त कर दिया जाए। तो इस जो आयोग ने 15 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग की थी, की सिफारिश की दोस्तों। इस प्रकार से इसके कुछ अनुशंसाएं थी दोस्तों। आगे देखिए, हम बात करते हैं फजल अली आयोग ने कितने राज्यों की बात कही? 15 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के गठन की सिफारिश करने की बात कही दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं प्रथम संविधान संशोधन 7वां संविधान संशोधन किया गया दोस्तों। 7वां संविधान संशोधन किया गया 1956 में, और इस संशोधन के तहत राज्यों की श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया। और दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इस संशोधन के तहत संपूर्ण भारत में 14 राज्य
और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से अगर हम वर्तमान में बात करते हैं तो वर्तमान में राज्यों की संख्या कितनी है? 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है दोस्तों 8। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें तो 2019 में जम्मू कश्मीर का विभाजन करके जम्मू एंड कश्मीर और लेह लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। तो इस कंडीशन में भारत में राज्यों की संख्या तो हो गई थी दोस्तों 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हो गई थी 9। परंतु दादरा नागर हवेली और दमन दीव को दोस्तों एक कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। इस वजह से वर्तमान की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो भारत देश में वर्तमान में 28 तो राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इस प्रकार से दोस्तों ये राज्यों के पुनर्गठन की बातें आपके सामने मैंने रखी हैं और आगे आने वाले वीडियो में दोस्तों हम आपके सामने विभिन्न प्रकार के वो भारतीय संविधान में कौन कौन से संशोधनों के तहत किस किस राज्यों को भारतीय संघ में शामिल किया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, इस प्रकार के संशोधन हमें अगले वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों। जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।